साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको वर्ग 3 में काम में आएंगे। वर्ग 3 की स्कोरिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके जो पर्यावरण के अंक हैं वो 30 में से 30 आने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, पेन्नार नदी या ताप्ती नदी? हम इसका राइट आंसर बताना है। तो गोवा जो है यह मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि एक कैसा राज्य है? एक कोस्टल एरिया वाला तटीय राज्य। और गोवा जो है वह यहाँ पर लगभग अवस्थित है, जो कि हमारा ये पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट के यहाँ पर गोवा अवस्थित है। इसके बाद ये पूर्वी घाट कहलाता है और ये यहाँ पर गोवा स्थित है। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। मांडवी नदी बाएं किनारे पर गोवा की राजधानी उपस्थित है, मतलब जो मांडवी नदी है इसके बाएं तट पर गोवा की राजधानी जो पणजी है वह स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के अलवण जल में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत का अलवण जल मतलब मीठे पानी जिसमें नमक की मात्रा ना हो। डल झील, बुलर झील, भीमताल झील या नैनीताल झील? हम इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। बुलर झील जो है वह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो कि एक नेचुरल झील है। और कैसी है? यह एक प्राकृतिक झील है। तो जो है यह झेलम नदी से बनी हुई एक झील है। तो इसका अब हमें याद रखना है कि भारत की अलवण जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी से बनी है? तो झेलम नदी से बनी हुई है और यह ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका हमें राइट आंसर बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पढ़ रहा है, तो इससे आगे भी पूछा जा सकता है। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उमरिया जिले में स्थित है। ये भी हमें याद कर लेना है। साथ के साथ यह 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भी याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कौन सा इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी पांव। हाथी पांव जो है वह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, बल्कि यह जो एक है एक कृमि के द्वारा मतलब एक कीट के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के सुंदरवन का एक उदाहरण है। दोस्तों सुंदरवन जो है पूरा का पूरा एक जंगल का नाम है। सुंदरवन एक हमारे यहाँ पर डेल्टा भी है और सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र वह होता है जो समुद्र के थोड़े से किनारे पर जो सुंदरी प्रजाति के वृक्ष उगते हैं, और जो वृक्ष जो होते हैं काफ़ी लंबे वृक्ष नहीं होते, छोटे छोटे गुत्थी टाइप के वृक्ष होते हैं। जैसे कि आप यदि गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा अरहर के कट जाने के बाद जो उसके डंठल बचते हैं, ठीक उसी आकार में ये वृक्ष समुद्र के किनारे होते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव वन। और ये अधिकतर जो है खारे पानी में ही होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी सुंदरवन के नाम से आई थी, तो उसमें भी आपको इस वृक्षों के जंगल का नमूना देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भारत में सुंदरवन जो जगह है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और वहीं पर मैंग्रोव परिस्थिति है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधार्मी स्ट्रोनीटम 90 से होता है। जो रेडियोधार्मी स्ट्रोनीटम 90 से क्या होता है? मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या हड्डी का कैंसर? हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है स्टोनीटम 90 एक रेडियोधार्मी तत्व है और इससे क्या होता है? आइसोटोप है, जिसकी वजह से त्वचा कैंसर होता है। इससे क्या होता है? एक त्वचा मतलब हमारे यहाँ पर जो हमारी शरीर की स्किन होती है, स्किन कैंसर इससे होता है। न्यूक्लियर
फिजन के समय न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसका निस्तारण होता है, और जब न्यूक्लियर फिजन किया जाता है तो उसके समय रेडियोधर्मी स्ट्रीनियम का जो है उत्सर्जन होता है। तो इसको भी हमें याद कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या सतलज? दोस्तों तो इनमें से आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत से नहीं निकलती, बल्कि यह तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रभावित होती है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे इसी के बारे में और बता दें, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहती हैं। 3 चीज़ हमें इसके बारे में याद रखना है। ये भारत से नहीं निकलती है, ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत के बाद तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जब यह नदी बहते हुए तिब्बत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको जमुना कहा जाता है, और जब भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और आगे चल के ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों आपस में जाकर के सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन बैंकों में पादप अर्थात पौधे जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन 196 डिग्री तापमान, मतलब जीन बैंकों में पादप जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 190 डिग्री तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वयस्क तथा विभाज्योतक। इसका मतलब यह होगा कि जीन बैंकों में जो होते हैं, जीन बैंक मतलब ऐसे ग्रह तैयार किए जाते हैं जहां पर जीन को स्टोर किया जाता है। तो जीन बैंकों में पादप जीनों का तरल 196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन पर वयस्क मतलब पूर्ण और विभाज्योतक रूप में रखा जाता है। यह विधि क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है? क्रायोप्रिजर्वेशन। इसका भी हमें याद रखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? दमा, स्कर्वी, पीलिया या कैंसर? इसका हमें राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? भोज्य पदार्थों में विटामिन सी की कमी से, कौन से विटामिन से? विटामिन सी की कमी से जो है यह स्कर्वी नामक रोग होता है। पीड़ितों को रक्त अल्पता मतलब खून की कमी आ जाती है। इसके अलावा मधुमेह मतलब शुगर की शिकायत हो जाती है। थकावट भी होती है उनको, और शरीर के कई भागों में सूजन आने लगती है। मसूड़ों में छाले व कई बार दांत टूटने की शिकायत होती है। ये सारी चीजें होती हैं स्कर्वी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों खेल का हमारे इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा टॉपिक है खेल का, इसलिए इससे हमसे बार बार इसके क्वेश्चन हमसे पूछे भी जा सकते हैं। तो किसको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके खेलो इंडिया अवार्ड कर दिया गया था। इसको सबसे पहले जो दिया गया था वह दिया गया था क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है बी, विश्वनाथ आनंद को। दोस्तों आपको एक हमें कमेंट करके बताना है कि विश्वनाथ आनंद जो है इनका खेल के किस विधा से संबंध है, मतलब ये कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, चेस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, क्या खेलते थे आपको ये बताना है। आगे आपको थोड़ा सा और इस अवार्ड के बारे में बता दें कि इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी, किस अवार्ड की? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 92 में हुई थी, और जो है खेल के क्षेत्र में यह भारत का सर्वोच्च अवार्ड था जो दिया जाता था। इसे पहले प्राप्त करता थे शतरंज के खिलाड़ी जो विश्वनाथ आनंद, और इनके प्रदर्शन के लिए 1991 में इनको सबसे पहले दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? दोस्तों पाक जल डमरू मध्य है जो यह किसको अलग करता है? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अधिक गलतियाँ लोग करते हैं। जैसे ही पाक का नाम आता है तो वह पाक का मतलब समझ लेते हैं पाकिस्तान से, जबकि ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है जो पाक जल डमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और जो ये पाक जल डमरू मध्य है भारत का जो
साउथ का स्टेट तमिलनाडु है, और श्रीलंका के उत्तरी भाग में मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है जो अलग करता है। और इसको जलडमरू मध्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये अलग होता है तो इस तरह डमरू नुमा आकृति बन जाती है, इस तरीके यहाँ से अलग होता है, इसलिए इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और जो यह है, यह मन्नार की खाड़ी को, इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है, दोनों को जोड़ने का काम भी करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तेल किसकी सहायक नदी है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तेल किसकी सहायक नदी? तेल महानदी की सहायक नदी है। महानदी आपको बता दें, महानदी छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलती है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से हवा से यह निकलती है। इस पर कुछ बड़ी परियोजनाएं भी हैं, जैसे हीराकुंड परियोजना इसी पर बनी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। मतलब आनुवांशिकी पदार्थों के आधार पर विषाणुओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एडिनोवायरस, एडिनोवायरस को जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। दूसरा होता है रेट्रोवायरस जिसमें आरएनए उपस्थित होता है। जिसमें दोनों उपस्थित हैं उसको रेट्रोवायरस में आनुवांशिकी पदार्थ आरएनए है, तो इसको आरएनए देते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। मतलब इसका ये होगा कि जिन विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं होता, यह क्या दर्शाता है? यह ऐसे विषाणुओं को दर्शाता है जिसमें आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? हमें बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है। आपको बता दें कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में बहती है और आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 455 मीटर के आसपास मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है निशानेबाजी में। किस चीज़ में किया जाता है? निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर में बताना है। तो किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई सन 1973 में। बाघों को सुरक्षित एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी सन 1973 में। अगला हमारा प्रश्न है, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? दोस्तों फियोफाइसी क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें। प्रश्न नंबर 17 है, फियोफाइसी मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं। मतलब फियोफाइसी जो होती है इसमें भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं। मुख्यतः बहुकोशीय समुद्री खरपतवार होते हैं। जो ये क्या होते हैं? शैवाल हैं और ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि खरपतवार के रूप में होते हैं, जो समुद्र के वातावरण के संतुलन हेतु योगदान देते हैं। इसका उपयोग खाने तथा वास स्थान में भी होता है। तो यह किस कलर के होते हैं? यह जो मुख्यतः होते हैं भूरे रंग के होते हैं, जिसको ब्राउन कलर भी हम कह सकते हैं। फियोफाइसी क्या है? एक शैवाल है, समुद्र में पाए जाते हैं, बहुकोशीय होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे प्रदूषक जैसे जल का भूमिगत जल स्तर गिरता है तो वह भी नीचे की तरफ चले जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं लीचेट्स। लीचेट्स मतलब निच्छालितिक, इसका हमें नाम लीचेट्स भी याद रखना है। और यह क्या होते हैं? लीचेट्स घुलित मिश्रित विलायक के साथ भूमिगत जाते हैं और भूमि में निच्छालितक होते हैं, जो भूमि जल के साथ नीचे की दिशा में गमन करते रहते हैं। तो यह प्रदूषक हैं लीचेट्स, जो जल स्तर घटने के साथ जमीन के अंदर चले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को कामाख्या मंदिर स्थित है? दोस्तों हमें बताना है कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों जो कामाख्या मंदिर है वह है हमारा असम में। असम ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है। और ये कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम की राजधानी जो गुवाहाटी है, असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन यह
इस कहाँ पर है? असम में ही। यह कामाख्या मंदिर असम से 8 किलोमीटर दूरी पर गुवाहाटी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? पुरी में भी दोस्तों एक रथ यात्रा होती है। यह एक त्यौहार है जो कि हर वर्ष उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। और यह भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में रथ यात्रा निकाली जाती है। और यह रथ यात्रा कब निकाली जाती है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन। जब हमारे आषाढ़ मास लगता है उसके शुक्ल पक्ष, मतलब जो चंद्रमा बढ़ते हुए दिखाई देने लगता है, उस समय निकाली जाती है पुरी में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? तो प्रदूषण का कारण नहीं है पेट्रोल का जलना, सूर्य ऊर्जा का उपयोग, जलवायु का जलना, उपरोक्त सभी। दोस्तों सूर्य ऊर्जा का प्रयोग जो है वह प्रदूषण का कारक नहीं है, इसको हमें याद कर लेना है। क्योंकि और वर्तमान में यही एकमात्र उपाय है जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित बचा सकते हैं, प्रदूषण में कमी पा सकते हैं, तो इसका हमें विशेष उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों तो वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापमान, स्थान और मौसम, मतलब उपरोक्त सभी पर वायु की आर्द्रता जो है निर्भर करती है। क्योंकि वहाँ का जैसा तापमान होगा उसके हिसाब से वहाँ की वायु में आर्द्रता होगी, और स्थान जितना ऊंचा नीचा होगा उतनी आर्द्रता होगी, मौसम जैसा होगा उसके हिसाब से वायु में आर्द्रता होगी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? प्रश्न नंबर 23 का हमें राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 23 हमारा जो कहता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत से राज्यों के निर्माण को संपन्न कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। इसके बीच में कुछ संविधान के प्रश्न थे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम प्रश्न नंबर 29 पर आए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत उपागम। हमें बच्चों को जो पढ़ाना है वह, यदि बच्चों को सभी चीज़ एक साथ पढ़ानी है तो उनको एकीकृत उपागम में पढ़ाना, मतलब हर सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए एक साथ पढ़ाना है। इसलिए प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है? इसका भी राइट आंसर है सी, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रहण करने की आदत डालना। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जब वह रेगुलर देखेंगे कि विज्ञान की चीज़ें हैं या ये संग्रहालय बना हुआ है, तो वहाँ पर जो हम चीज़ें फेंक देते हैं या जिनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको हम संरक्षित करने के लिए बातचीत सीखेंगे, और उनको उनके अंदर ये आदत डेवलप होगी। साथ के साथ वह अवलोकन भी करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें विज्ञान के अंतर्गत हो सकती हैं संग्रहालय में। इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। हमने पूरे 25 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन एक ऐसा वीडियो मिलता रहे और आपकी वर्ग 3 की पर्यावरण की तैयारी काफ़ी अच्छी होती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।